हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। सुशीला किर्की कौन है? तो नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर और अंतरिम प्रधानमंत्री है। तो डिटेल जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि एक नई क्रांति सी हुई नेपाल में और फिर ये बनी है। और भी कई सारे प्रश्न हैं, सब पर चलेंगे एक एक करके। और भारत ने एक फैसला लिया UNGA में, वो चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेन जी द्वारा नेपाल में तख्ता पलट के बाद अंतरिम और पहली महिला प्रधानमंत्री मतलब कौन बनी है? तख्ता पलट के बाद क्या नाम है? सुशीला किर्की नाम है इनका। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, क्या नाम है? सुशीला किर्की। ओके, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल हैं वहाँ की। ओके, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका। और आपको पता है कि जेन जी आंदोलन हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई और तख्ता पलट हो गया। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उनके घर को जला दिया गया था, संसद जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया। और उसके बाद जेन जी ने जब आवाज़ लगाई कि अब यही प्राइम मिनिस्टर होंगे, इनके हाथ में ही सत्ता की बागडोर होनी चाहिए। और तब राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं नेपाल के, रामचंद्र पौडेल, तो उन्होंने 12 सितंबर को इनको देश का नया अंतरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया और शपथ दिलाई है। ठीक है, और ये उसके बाद की तस्वीर देख रहे हैं कि वहाँ का जो जेन जी है, युवा है, उसने फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका स्वागत किया है। तो नेपाल की वो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हो गई हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। और ख़ास बात है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जब वो चीफ जस्टिस थी ना सुप्रीम कोर्ट की नेपाल के, तो उस वक्त सत्ताधारी दलों ने उन पर महाभियोग के जरिए उनको हटाने का असफल प्रयास किया था। और अब जेन जी युवाओं की मांग पर उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यानी अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। अंतरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम मतलब कि कुछ वक्त के लिए। ठीक है, अभी संक्रमण काल चल रहा है, मतलब अभी एक और बात बताऊं कि वहाँ की संसद को बर्खास्त कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। ओके, संसद को भंग कर दिया गया है इस वक्त। तो वहाँ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सांसद है, ना कुछ है, क्योंकि संसद ही भंग हो चुकी है। अब फिर से चुनाव कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी मंत्रिमंडल का गठन करेंगी और उसमें जेन जी भी होंगे। और 6 महीने के अंदर में अगले चुनाव होने वाले हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो संसद को भी भंग कर दिया गया है वहाँ के। राष्ट्रपति पौडेल ने ये काम किया है। संसद को क्यों भंग किया गया, एक ये सवाल बनता है वहाँ पर नेपाल में। दरअसल जनता जो है ना, वो यानी कहें जेन जी जो युवा है, वो मानने को तैयार नहीं था। और ये था कि हम किर्की को बनाना चाहते हैं, सुशीला किर्की को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और वहाँ अब सुशीला किर्की जो है ना, उन्होंने कहा कि अगर संसद भंग नहीं होगी तो फिर ये जितने सांसद हैं ये सब फिर हम पर दबाव डालेंगे। ठीक है, और जब संसद रहेगी तो उस समय फिर इनको वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ बहुमत भी साबित करना पड़ेगा। तो एक अलग दिक्कत होने वाली थी वहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि पहले संसद भंग करो, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे, नहीं तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिनके खिलाफ अभी जनता है, फिर वो अपनी जो है ना षड्यंत्र जो है ना वो करने लगेंगे। कुछ ऐसी बातें कही थी। और एक और नाम उभरा था, बालेंद्र शाह। ठीक, क्या नाम है? बालेंद्र शाह, जो काठमांडू के मेयर हैं। तो उन्होंने भी इनका समर्थन कर दिया था कि यही बन जाए। अब भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा है कि जो नई अंतरिम सरकार बनी है वो स्वागत है। हम नेपाल में माननीय श्रीमती सुशीला किर्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये भारत ने कहा है। भारत ने और क्या कहा है विदेश मंत्रालय ने भारतीय, कि एक करीबी पड़ोसी और एक लोकतांत्रिक देश और उसके दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत लगातार है साथ में। और दोनों देशों के लोगों और उसकी खुशहाली के लिए नेपाल के साथ मिलकर भारत काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो इम्पॉर्टेंट ये बदलाव वहाँ पर नेपाल में देखने को मिला है। अब देख लेते हैं कि सुशीला किर्की कौन है, उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 7 जून 1952 को, 1952 को, नेपाल में ही विराटनगर में। अभी उम्र उनकी 73 के आसपास है। एजुकेशन की बात करेंगे तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है BHU में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में है वहाँ पर। इसके अलावा
लॉ उन्होंने किया LLB वो किया त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल से। उसके बाद फिर PG करने आई लॉ में ही वो BHU से, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट में लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर पेशा उनका वकालत रहा और बाद में फिर जज बनी, सुप्रीम कोर्ट की जज 2009 में बनी थी और 2016 में वो चीफ जस्टिस बन गई थी नेपाल की, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मुख्य जो उनकी उपलब्धियां हैं तो उनको नेपाल में बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ जाना जाता है। पारदर्शिता की पक्षधर रही हैं, न्यायपालिका में पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब के लिए जानी जाती है और नेपाल में महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक के तौर पे भी देखा जाता है। नेपाल जिस तरीके से ना पितृसत्तात्मक समाज है नेपाल में, वहाँ पर उसका जो चीफ जस्टिस है वो महिला बने तो ये एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है वहाँ की, ओके। और संविधान लागू करने में बड़ी भूमिका उनकी रही है। 2015 में जो नया संविधान वहाँ पर बना था उसमें बहुत सारे संवेदनशील मामले थे, उस पर इन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, ठीक है। निष्पक्षता के साथ इन्होंने काम किया था और राजनीतिक दबाव पर नहीं चली थी वो उस समय, ओके। तो और इसी वजह से देखा गया था कि इनके खिलाफ एक समय ऐसा भी आया जब महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। नेपाल में काफ़ी लोकप्रिय रही हैं वो, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, पड़ोसी देश है, इतना सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल भारत और पड़ोसी देश से काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, उसकी वोटिंग हुई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की, ये नाम आपको याद रखना है। और वो उसमें फ़िलिस्तीन के मुद्दे को शांतिपूर्ण और 2 राज्य समाधान की बात कही गई थी, ठीक है। तो भारत ने क्या रुख रखा इस वोटिंग के दौरान जिसमें फ़िलिस्तीन मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान की बात की गई थी और ये बहुमत से पारित हुआ है। 2 राज्य समाधान का मतलब क्या हुआ कि इजराइल तो देश है लेकिन फ़िलिस्तीन भी देश के तौर पर माना जाएगा। भले ही हम और आप बोलते हैं कि फ़िलिस्तीन एक देश है लेकिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित नहीं है, ठीक है। बहुत सारे देश जो हैं उसको देश नहीं मानते हैं और यूनाइटेड नेशंस में भी उसको बस बैठने की इजाज़त है लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली में भी, ठीक है। तो ये मामला था और अभी हम देख रहे हैं भारत ने पक्ष में वोट दिया और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ UNGA रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है जिसका भारत में भी मतलब पक्ष और विपक्ष रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला ये हुआ है, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि इन फेवर यानी पक्ष में भारत सहित 142 देशों ने वोट किया, विरोध में 10 देशों ने वोट किया और एब्सेंट रहे 12 देश, ठीक है। भारत का क्या रुख रहा? भारत ने बिल्कुल समर्थन में प्रस्ताव दिया है और कहा है कि फ़िलिस्तीन राज्य यानी फ़िलिस्तीन देश की स्थापना होनी चाहिए, ओके। अच्छा, प्रस्ताव को किसने पेश किया था? फ्रांस ने पेश किया था, फ्रांस और सऊदी अरब उसके द्वारा पेश किया गया था ये महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव था। और विरोध जो है ना वो किया अगेंस्ट में, ठीक है। अगेंस्ट में देखिए 10 रहे, एब्सेंट 12 रहे। तो 10 जो है ना उनमें कौन है? इजराइल, USA, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, टोंगा, ऐसे देशों ने जो है इस प्रस्ताव का विरोध किया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, विरोध करने वाले जो देश हैं उसकी लिस्ट ये रही। अब सवाल यहाँ पर होगा इजराइल का क्या कहना है? इजराइल ने कहा है कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम तो गजा पर कब्जा कर ही लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। आपको पता होना चाहिए ये अचानक से जनता जो है इजराइल या तमाम देश जो है ना इजराइल के विरोध में और फ़िलिस्तीन के पक्ष में क्यों बनने लगे हैं। एक बार मैप के ज़रिए समझते हैं इस चीज़ को। ये अपना प्यारा भारत है और फिर इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है क्या? पश्चिम एशिया, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। और उसी में यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर में इजराइल है और ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं वो क्या है?
वो फिलिस्तीन है, ठीक है, फिलिस्तीन। तो इसमें ये गजा स्ट्रिप कहते हैं इसको, और इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो अभी कुछ वक्त पहले 2023 में यहाँ गजा में जो शासन है ना वो हमास का हुआ करता था या है, और यहाँ पर जो शासन है वो PLO की पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका है। तो यहाँ हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। उसके बाद जो इजराइल ने रिटेलिएट किया, अब तक 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है, गजा स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। और इस दौरान अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि हम गजा पर पूर्ण कब्जा करेंगे। अब जो भी लोग हैं वहाँ के वो वहाँ से भाग जाएं, निकल जाएं, ऐसा साफ तौर पे कहना है किनका, बेंजामिन नेतन्याहू का। अब इतने कत्लेआम हो रहे हैं तो तमाम देश जो है ना वो इसके विरोध में हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि फिलिस्तीन भी देश रहे और इजराइल भी देश रहे। इजराइल बिल्कुल नहीं मानता है कि फिलिस्तीन एक देश होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति है। और अगर हम कहें कि आगे आने वाले संभावना क्या है, तो देखिए एक खास चीज़ आप समझ लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना, उसके जो फैसले हैं वो बाध्यकारी नहीं हैं, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। इसलिए ज़मीनी स्तर पर इसका कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, ओके। बाध्यकारी यूनाइटेड नेशंस का बाध्यकारी जो फैसला होता है ना, केवल और केवल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, UNSC का। तो ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, तो इसलिए इसका कोई असर आने वाले वक्त में नहीं होगा। लेकिन हाँ, तमाम लोगों में, जनता में ये मैसेज जरूर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि इस फिलिस्तीन का इतिहास क्या है, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जारी किया गया, उसमें क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को अगर हम समझेंगे कि इजराइल ने जो कब्जा किया हुआ है उसका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले देखिए ओटोमन साम्राज्य के अधीन ये था पूरा क्षेत्र यहाँ का, ठीक है, 1517 से लेकर 1917 तक, 1917 तक। फिर ब्रिटिश मंडेट आया, कब से कब तक, 1917 से लेकर 1947 तक, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर मंडेट शासन किया, ठीक है। फिर 1917 का एक और डिक्लेरेशन आया, उसमें इस क्षेत्र को यहूदी राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन किया गया, पहले से ये फिलिस्तीन था। फिर संयुक्त राष्ट्र का विभाजन योजना आया संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1947 में। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, हाँ, फिलिस्तीन को 2 हिस्से में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदी राज्य होगा, ठीक है, और एक फिलिस्तीन राज्य होगा, यानी देश होगा, राज्य का मतलब देश कहिए, ठीक है। और यरूशलेम को, ये यरूशलेम जो ना वो इस जगह पर है, यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखने की बात थी। अरब देशों ने और फिलिस्तीनियों ने इस योजना का अस्वीकार कर दिया, कहा कि ये तो मेरा क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम यहूदी हैं दुनिया भर से, हम नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी स्थापना कर दी गई, पहले छोटे से लेवल पर था, फिर इसराइल जो ना बढ़ता गया, ठीक है, आगे अपना दायरा बढ़ाता चला गया। और फिर 1948 में क्या हुआ, पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। मई 1948 में इजराइल की घोषणा हुई और उसके बाद से हम लोग ये देख रहे हैं, मई 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई। फिर अरब देशों ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन फिर इजराइल ने अधिक से अधिक क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश की। लाखों फिलिस्तीनी जो है शरणार्थी बन गए थे। उसके बाद फिर एक 6 डे वॉर हुआ, कब हुआ, 1967 में 6 डे वॉर। इसमें इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। कौन कौन से इलाके, वेस्ट बैंक, इस पर कब्जा कर लिया। ये गाजा पट्टी, ये वाला जो हिस्सा है, वेस्ट बैंक पहले जॉर्डन के अधीन में हुआ करता था, ठीक है, गाजा पट्टी पहले मिस्र के अधीन हुआ करता था। यहाँ पर गोलान हाइट्स है, वहाँ पर भी कब्जा किया अलग अलग क्षेत्रों को, ओके। तो इस तरह से विस्तार करता गया। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, फिर 1970 से 80 के बीच में फिर इजराइल ने बहुत सारे कब्जाए क्षेत्रों पर यहूदी बस्तियां बसाना शुरू किया और फिर
वो उसका दायरा बढ़ता चलेगा। और अभी क्या जो नज़ारा है आप उसके मैप का ये देख रहे हैं। फिर 1993 में ओस्लो समझौता हुआ और फिर इसराइल और PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में समझौता हुआ। फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण बना और उसी के तहत वेस्ट बैंक और गजा के हिस्से पर स्वशासन की अनुमति मिली। ठीक है, फिर 2000 के बाद फिर फिलिस्तीन का एक बड़ा विद्रोह भी देखने को मिला। 2005 में इसराइल ने गजा से अपनी सेना हटा ली, पहले कब्जा कर लिया था, फिर सेना हटाई। फिर वहाँ पर जो है ना वो हमास आया। हमास को भी बताया जाता है कि पहले इसराइल ने ही प्रमोट किया था, बाद में हमास ने इस पर हमला किया 2023 में। और अभी हम लोग देख रहे हैं क्या पूरा पूरा यहाँ पर कब्जे करने की कोशिश है इसराइल की। और ये जो वेस्ट बैंक है ना, यहाँ भी भले ही शासन है PLO का, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन यहाँ पर सेना और पुलिस का पूरा व्यवस्था जो है ना वो इसराइल का ही है। इसराइल के बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो है ना वो महत्वपूर्ण कुछ ये फैसले रहे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को। और 2025 में कब? 13 सितंबर को मनाया गया। और थीम क्या है इस बार? प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन, ये है इस बार की थीम। ये विषय जोर देता है कि समुदाय जो है ना वो या आम लोग जो हैं वो अब बाढ़, लू, जंगल में आग जैसे बहुत सारी जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, तूफान है, ऐसे में फंस रहे हैं। तो उनकी जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कैसे हो, उस पर ध्यान दिया जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, इसलिए ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिंह राव अवार्ड से सम्मानित किया गया सितंबर 2025 में? आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। उन्हें भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके जो योगदान रहे हैं उसके लिए मरणोपरांत PV नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये ऐलान हैदराबाद में स्थित जो PV नरसिंह राव मेमोरियल फाउंडेशन है उसी ने ये जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? आंसर का 2.07%। कितना है? 2.07%। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में। इससे पहले जुलाई में कितना था? इससे पहले जो जुलाई में था ना वो था खुदरा महंगाई दर 1.55%। ठीक है, कितना? 1.55% था इससे पहले जो महंगाई दर थी वो। तो भारत में खुदरा महंगाई दर अभी 2.07% रही है। और ये RBI का जो लिमिट है ना 2 से 6% के बीच में महंगाई रहनी चाहिए, तो उसी के दायरे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये देख लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ये है 2.07%। और उसमें अगर हम देखेंगे जिसमें उसी में शामिल है फूड इन्फ्लेशन भी। अगर हम फूड इन्फ्लेशन को अलग देखेंगे तो वो -0.69% के आसपास ये है। अब सवाल होगा कि इसको किसने जारी किया है? तो इस खुदरा महंगाई दर को जारी किया है NSO ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जारी किया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके जो है ना उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कैसे तय होता है ये खुदरा महंगाई दर, कैसे तय किया जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के द्वारा ये तय किया जाता है। इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली, मतलब कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं ना उन सब को देखा जाता है कि पिछले साल इसी महीने में कितनी महंगाई थी और आज कितनी महंगाई है। मतलब एक ग्राहक के तौर पर आप जो सामान खरीद रहे हैं उससे जुड़ी हुई कीमतों में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तो महंगाई का कैसे प्रभावित करती है? महंगाई जो है ना सीधे परचेजिंग पावर पर असर डालती है। ठीक है, और ये सब कुछ RBI देखता है कि कितनी महंगाई है। 2 से 6% से ज़्यादा और 2% से कम भी नहीं रहनी चाहिए महंगाई। ठीक है, और कई बार सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में कि RBI के पास ऐसा कौन सा टूल है जिससे वो महंगाई को कंट्रोल करता है? तो वो है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट के ज़रिए वो महंगाई को कम और ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। CP राधाकृष्णन भारत के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? आंसर का 15वें उपराष्ट्रपति बने हुए CP राधाकृष्णन। पूरा नाम क्या है? चंद्रपुरम पोनसमी राधाकृष्ण। ठीक है,
तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर को उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, पद और गोपनीयता की, राष्ट्रपति भवन में। और आपको पता है कि मैंने बताया आपको पहले कि चुनाव हुआ था 9 सितंबर को और एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, तो उनको प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले थे। और जबकि इंडिया जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी, तो उनको प्रथम वरीयता के लगभग 300 के आसपास वोट मिले थे। ठीक है, तो विजयी हुए थे राधा कृष्णन और वो बने हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें आपने जान लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 11 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। ठीक है, ये राष्ट्रीय है, भारत के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, ये क्या है ये दिवस? मामला है 1730 का, राजस्थान का खेजरली नरसंहार हुआ था राजस्थान में। दरअसल अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 से अधिक गांव वालों ने खेजरी के वृक्षों से खुद को लपेट लिया था। और उस वक्त जो राजा था ना, उसको पेड़ काटने थे और उसके सैनिकों ने राजा के आदेश पर व्यक्ति समेत पेड़ काट दिए, लोगों को काट दिया। तो उस वक्त जो ये बलिदान हुआ था पेड़ों के लिए, तो फिर 1970 के दशक में जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, तो एक प्रेरणा स्रोत वो देखा था कि हम पेड़ों को बचाने के लिए हम उससे चिपक जाएंगे, काटना है तो मुझे भी काट दो। तो इस वीरता को और समर्पण को सम्मान देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र सरकार, उसी ने 2013 में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? आंसर, गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया। और द हिंदू में न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये चीन में आयोजित किया गया, चीन के झिजियांग में निम्बो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में। ठीक है, तो ISSF वर्ल्ड कप जो है ना, वो निशानेबाजी वाली, वो देश में कई एक साल में कई बार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों में। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है चीन में। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि कहीं किसी और देश में भी हुआ है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने इस कैटेगरी में जो है ना वो जीत लिया है ये गोल्ड मेडल। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और थीम आप देख रहे हैं, ये है इस बार की थीम। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट है बात। और 2003 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन और WHO की मदद से। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं कि WHO के अनुसार दुनिया में कितने लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं, जिससे प्रत्येक 100 मौतों में से एक मौत जो है ना वो किस वजह से हुई है? इस वजह से हो रही है। तो दुनिया में कितने लोग मानसिक जो है वो किसी न किसी समस्या से जुड़े हुए हैं? मानसिक आंसू का 1 अरब से अधिक, 1 अरब से ज़्यादा। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। दुनिया भर में जो 100 मौतें हो रही हैं ना, अगर एवरेज में कहेंगे, अगर 100 मौत है तो उनमें से एक की वजह ये है। इसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये आंकड़े जारी किए हुए हैं। तो ये स्थिति, ये चीज़ें हैं। ठीक है, भारत में क्या है? टोटल ये रेट है और तो ये 2021 में ये आंकड़ा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप शानदार करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पर भी व्हाट्सएप चैट के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।